वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। चंदन नगर में एक युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। नाम था सूरज। वह रात को राजमहल में पहरेदारी का काम किया करता था। उसकी माँ उसके आलसीपन से बेहद परेशान थी। अरे निकम्मे, उठ जा, काम पर नहीं जाना है क्या? उठता हूँ अम्मा। हे भगवान, ऐसी सठियाई माँ किसी को ना दे। उफ भगवान, ऐसा आलसी बेटा किसी को भी ना दे। और फिर वह तैयार होकर राजमहल की ओर चल पड़ा। देर हो गई है, कहीं महाराज नाराज ना हो। चुपचाप जाकर पहरे पर तैनात हो जाऊंगा। किसी को मेरे देर से आने की कानो कान खबर न होगी। तभी रथ पर सवार होकर महाराज सामने से जा रहे थे। सूरज को देखकर महाराज ने रथ रुकवाया और बोले, सूरज, हमें खबर मिली है कि तुम रोज इसी तरह देर से आते हो। प्रणाम महाराज। क्या बताऊं महाराज, इस कड़कड़ाती ठंड में लकड़ियां काटने जाना पड़ता है। उन्हें बेचकर लौटते लौटते देर हो जाती है। सूरज, क्या हमारी दी हुई तनख्वाह से तुम्हारे घर का खर्चा पूरा नहीं होता? काश हो सकता महाराज, मगर क्या बताऊं, 4 छोटे भाइयों का अकेला ही सहारा हूँ। फिर कुछ पल सोचने के बाद राजा ने कहा, ठीक है, अभी तुम अपने काम पर लग जाओ। कल हम तुमसे इस विषय पर बात करेंगे। जो आज्ञा महाराज। महाराज बोले, बेचारा कितनी मेहनत करता है। महामंत्री बोला, नहीं महाराज, मुझे तो ये अव्वल दर्जे का झूठा एवं मक्कार दिखाई देता है। और महाराज, मैंने तो सुना है कि ये आलसी भी पक्का है। इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास महामंत्री जी? जी, प्रमाण तो नहीं है, मगर मैंने राजकर्मियों से अक्सर ही ऐसा सुना है। ठीक है महामंत्री जी, आज रात हम इस बात का पता लगाएंगे कि महल में नौकरी के समय कौन कौन कामचोरी कर रहा है, और कर्मचारियों को सजा देना आपका काम होगा। मेहनती कर्मचारियों को इनाम हम खुद देंगे, जैसी महाराज की इच्छा। उसी समय महल के दरवाजे पर सारे पहरेदार इकट्ठे हुए और आपस में बोलने लगे, साथियों, सारा शहर सो चुका है, अब हमें भी थोड़ी बहुत कमर सीधी कर लेनी चाहिए। हाँ, मगर आज रात महल और हम सबकी पहरेदारी की बारी किसकी है? सूरज की। मेरी? मगर मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है। कोई बहाना नहीं चलेगा सूरज, मुझ पर रहम करो भाइयों। सिर्फ आज कोई मेरे बदले पहरा दे दो। तो दूसरे पहरेदार एक एक करके बोले, मैं तो नहीं दूंगा, मैं भी नहीं। तभी एक पहरेदार बोला, जिद मत करो सूरज, और फिर सप्ताह में एक बार तो हम में से एक को जागना ही पड़ता है। तुम सबकी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं ही पहरा दिए देता हूँ। बाकी पहरेदार बोले, हम अंदर वाली कोठरी में सोने जा रहे हैं। अगर कोई खतरा दिखाई दे तो कोयल की आवाज करना। हाँ, याद है। और जब आधी रात को राजा कुंवर सिंह महामंत्री के साथ गश्त पर निकले तो उन्होंने कहा, कमाल है महामंत्री जी, आज कोई पहरे पर ही नजर नहीं आ रहा है। मैं खुद चकित हूँ महाराज, ना जाने सब कहाँ चले गए हैं। कुछ और आगे बढ़ने पर महाराज बोले, तो इस तरह होती है महल के पहरेदारी। उसी समय महाराज को कूं कूं की आवाज सुनाई देने लगी। अरे ये आवाज कैसी? आइए महाराज, आवाज की दिशा में चलते हैं। महामंत्री, पहले तुम
इस कोठरी पर सांकल चढ़ा दो ताकि ये कमबख्त पहरेदार भाग न सकें। जो आज्ञा महाराज। अरे यह तो सूरज है। महामंत्री बोले, क्या हो रहा है? ओ महामंत्री जी आप, पर सारे पहरेदार कमबख्त कहाँ मर गए? उन सबको काम चोरी के आरोप में कैद कर लिया गया है। क्या? पर तुम कोयल की आवाजें क्यों निकाल रहे थे सूरज? उन पहरेदारों को यहाँ बुलाने के लिए महाराज। क्या मतलब? महाराज, कुछ देर पहले मैंने उधर झाड़ियों की तरफ एक संदिग्ध व्यक्ति को घूमते हुए देखा था। शायद वह कोई चोर या जासूस रहा होगा। चोर या जासूस? जी हाँ महाराज, यह देखकर मैंने सभी पहरेदारों को कोयल की आवाज में संकेत देकर खतरे के प्रति सजग कर देना चाहा, पर वह संदिग्ध व्यक्ति अब कहाँ है? महामंत्री जी, शायद हमारी आवाजें सुनकर भाग खड़ा हुआ होगा। मगर वे सब पहरेदार आखिर क्या कर रहे थे? सबके सब घोड़े बेचकर सो रहे थे, पहरे पर सो रहे थे। ओह, तो अब समझ में आया कि मेरे संकेत देने पर भी वे आए क्यों नहीं। देखा महामंत्री, आपका आलसी और कामचोर ही नमक हलाल निकला और बाकी सब नमक हराम। हमारा आदेश है कि उन सबको तुरंत ही नौकरी से बर्खास्त करके कारागार में डाल दो। कल सूरज को हम खुद पुरस्कृत करेंगे। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री जी, सूरज से हम बेहद प्रसन्न हैं। आप ही बताएं कि उसे किस तरह से पुरस्कृत किया जाए। महाराज, उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। अधिक बड़ा पुरस्कार उसके हित में न होगा। इसका कारण जान सकता हूँ मैं। रात को पकड़े गए पहरेदारों का कहना है कि सूरज भी कल उन लोगों के साथ शामिल था। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि सूरज आलसी, कामचोर और साथ ही अव्वल दर्जे का झूठा भी है। जी हाँ महाराज, कल किस्मत से वह भले ही बच गया था, पर मुझे यकीन है कि वह भी उन पहरेदारों के साथ मिला हुआ है। कुछ भी हो महामंत्री जी, कल काम चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए पहरेदारों में वे शामिल नहीं था। हाँ, भविष्य में हम उस पर नजर रखेंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। पर एक बात मैं भी कहना चाहूँगा। कहिए। एक आलसी का भाग्य कभी नहीं बदल सकता, चाहे आप पूरा राज्य ही क्यों ना उसे इनाम स्वरूप दे दें। क्यों ना लगे हाथों आपकी इस बात की भी जांच कर ली जाए। मैं समझा नहीं महाराज। समय आने पर हम आपको खुलकर समझाएंगे, जैसा आप उचित समझे महाराज। अगले दिन भोर होने से पहले राजा ने सूरज को महल के लिए बुलावा भेजा। सूरज तुरंत ही महल में हाजिर हो गया। प्रणाम महाराज। सूरज, तुम्हें ये पत्र लेकर तुरंत बाबरपुर के प्रधान के पास चले जाओ और सुनो, ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं राह खर्च के लिए रख लो। जो आज्ञा महाराज। सूरज बाबरपुर के लिए जाने लगा और सोचने लगा, मर गया आज तो। इस कड़कड़ाती ठंड में वहां तक पहुंचते पहुंचते तो मेरी कुल्फी ही जम जाएगी। लेकिन नौकरी करनी है तो जाना ही पड़ेगा, वरना ऐसी आरामदेह नौकरी और कहाँ मिलेगी जहाँ केवल मुफ्त की तनख्वाह लिए जाओ। पर क्यों ना मैं यह काम अपने मित्र पुरुषोत्तम को सौंप दूं। और वह अपने मित्र पुरुषोत्तम के घर पहुंच गया। कहो सूरज, आज एकाएक इस समय कैसे आना हुआ? दोस्त, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की अत्यंत आवश्यकता है। सूरज ने उसे सारी बात बता दी। पुरुषोत्तम बोला, काम से जी मत चुराओ सूरज, वरना निठल्लेपन की आदत पड़ जाएगी। तुम राजा के नौकर हो, तुम्हें राजा के हुक्म का पालन करना ही चाहिए। दोस्त, तुम मेरा ये काम कर दो और राह खर्च के लिए ये स्वर्ण मुद्राएं भी तुम ही रख लो। दोस्त होने के नाते
तुम्हारा ये काम तो मैं कर ही दूंगा, मगर याद रखो अपने इसी आलसीपन के लिए तुम एक दिन जरूर पछताओगे। बस बस उपदेश मत दे, ये चिट्ठी ले और फौरन रवाना हो जा। ठीक है मित्र। सूरज अपने घर लौटते हुए सोचने लगा, अब घर चलकर आराम करता हूँ, शाम होते ही महल में उपस्थित हो जाऊंगा, मगर राजा को क्या जवाब दूंगा? हाँ, कोई बहाना बना दूंगा। उधर पुरुषोत्तम प्रधान जी के पास पत्र लेकर पहुंच गया और बोला, यह पत्र आपके लिए महाराज ने भिजवाया है। प्रधान जी ने वे पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, प्रधान जी, आपके पास एक अत्यंत गरीब व्यक्ति को मैं भेज रहा हूँ, किंतु अगर आप इसकी शादी अपनी बेटी से कर दें तो मैं इसे अपना आधा राज्य देकर इसकी दरिद्रता दूर कर दूंगा। राजा कुंवर सिंह। पत्र पढ़ने के बाद प्रधान जी सोचने लगे, युवक तो सुंदर और बलिष्ठ है, फिर जब राजा आधा राज्य देने को तैयार हैं, तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे ये शादी मंजूर है। आओ युवक, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। शादी? शायद महाराज ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। लो ये पत्र पढ़ लो। पत्र पढ़ते ही वे गंभीर संकट में पड़ गया। उफ, अब इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं वह नहीं हूँ जो ये समझ रहे हैं। मुझे प्रधान जी को साफ साफ कह देना चाहिए। यह सोचकर उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी प्रधान जी बोले, अरे बेटा, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, पहले चलकर थोड़ा आराम कर लो। सेवको, जाओ और तुरंत विवाह की तैयारियां करो और हमारे दामाद के लिए स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आओ। फिर चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। बेचारा पुरुषोत्तम अपनी बात कहने के लिए बहुत मचला। अंत में इसे भगवान की इच्छा मानकर खामोश हो गया और शादी की रस्म पूरी होते ही पुरुषोत्तम डोली लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। उधर राजा कुंवर सिंह सोचने लगे, अब तक सूरज की काफी आव भगत हो चुकी होगी, शायद शादी भी हो चुकी हो। अब जब वे अपनी दुल्हन के साथ आएगा तो उसे आधा राज्य देकर मैं उसकी किस्मत को बिल्कुल पलटकर महामंत्री की बात झूठी साबित कर दूंगा। लेकिन रात होते ही राजा का यह भ्रम टूट गया और सूरज को देखते ही वह बोले, अरे तुम तो बहुत ही शीघ्र वापस आ गए, क्या मेरी दी चिट्ठी पहुँचाए? दुहाई है महाराज, कल यहाँ से निकलते ही मुझे ठंड लग गई और मैं बीमार पड़ गया, इसलिए खुद नहीं जा सका। क्या बकते हो? फिर वे चिट्ठी कहाँ है? कोई बहुत जरूरी चिट्ठी समझकर मैंने उसे अपने एक मित्र के हाथों वहाँ भिजवा दिया था। उफ, मैं तो इसकी किस्मत पलटना चाहता था, किंतु इस कमबख्त ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। अब तो लौटने पर उसे ही आधा राज्य देना होगा, वरना प्रधान जी के सामने मेरी क्या इज्जत रहेगी। शायद महामंत्री जी ठीक ही कहते थे, इस कमबख्त ने उनके सामने मेरी नाक कटवा दी, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा, महामंत्री की बात गलत साबित करके ही रहूंगा। सूरज, तुम बीमार पड़ गए, इसमें तुम्हारा क्या दोष, बल्कि तुमने हमारे काम को अधूरा नहीं छोड़ा। खैर, अभी तुम जाओ और सुबह जाते समय अपना इनाम ले जाना। बहुत अच्छा महाराज। चलते हुए सूरज सोचने लगा, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। सुबह महाराज मुझे इनाम देंगे। सुबह वे महाराज के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरा इनाम, यह लो ढोलक। हाँ, यही तुम्हारा सही पुरस्कार है, मगर इसे बजाना घर ही जाकर। मैं इसे पाकर धन्य हुआ महाराज। चलो, और कुछ नहीं तो एक दिन की छुट्टी तो मिली आज, सारा दिन चैन से लंबी तान कर सोऊंगा।
किंतु हमारे महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ज्यादा नहीं तो 100-200 स्वर्ण मुद्राएं ही इनाम में दे देते। दिया क्या, एक ढोलक। रास्ते में हरिया, जो कि एक बनिया था, सूरज को देखकर बोला, क्या बात है भाई सूरज, बड़े उदास लग रहे हो। क्या बताऊं हरिया भाई, जमाना इतना बदल गया है कि आजकल के राजे महाराजे भी कैसे कैसे घटिया इनाम देने लगे हैं। क्या हुआ सूरज, पूरी बात बताओ। देखो महाराज ने मुझे इनाम में क्या दिया है, ये घटिया सी ढोलक। बनिया सोचने लगा, मुझे ये ढोलक इससे हत्या लेनी चाहिए, और मन में ये निश्चय कर वे मक्कारी भरे स्वर में बोला, वाकई सूरज भाई, तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस ढोलक को मुझे बेच दो, पूरे 5 रुपए दूंगा। सूरज बोला, मुझे ये सौदा मंजूर है, यह लो 5 रुपए। ठीक है, ये ढोलक अब तुम्हारी हुई। उधर बनिया जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, यह क्या कबाड़ उठा लाए हो जी? भगवान, ये कबाड़ नहीं है, इसे मैंने पूरे 5 रुपए देकर खरीदा है, समझी? पत्नी बोली, मुझे नहीं रखना इसे घर में, भाड़ में गई तुम्हारी ये ढोलक। और ये कहते हुए उसने ढोलक को जोर से जमीन पर पटक दिया। ढोलक जमीन से टकराते ही फट गई और उसमें से ढेरों हीरे मोती निकलकर बिखर गए। देखा भगवान, हमारे दिन फिर गए। अब इस धन से हम अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। हाँ, आप कितने अच्छे हैं जी। उधर जब सूरज पुरुषोत्तम के घर के सामने से गुजरा तो सोचने लगा, ये पुरुषोत्तम के घर के सामने भीड़ कैसी, चलकर मालूम करता हूँ। घर के अंदर जाकर वे बोला, ये सब क्या है दोस्त? पुरुषोत्तम बोला, तुम्हारी बेवकूफी और आलसीपन का नतीजा। मैं कुछ समझा नहीं, ये खत पढ़ो, सब कुछ समझ जाओगे। पत्र पढ़ने के बाद सूरज ने अपना सिर पीट लिया। उफ, कितना मूर्ख हूँ मैं। काश ये चिट्ठी लेकर मैं ही प्रधान जी के पास जाता तो पुरुषोत्तम की जगह यह सेहरा मेरे सिर पर बंधता और आधा राज्य भी मिलता। आह मेरा दुर्भाग्य। पुरुषोत्तम बोला, सूरज, काम चोरी का यही फल होता है। घर आए भाग्य को तुमने ठोकर मार दी, अब फिर से जाकर पहरेदारी करो। सहसा सूरज को कुछ याद आया। ओह, कहीं इनाम की उस ढोलक में भी तो कोई भेद नहीं। इतना बड़ा राजा और एक छोटी सी ढोलक मुझे दी, मुझे बनिए से वह ढोलक वापस लेनी होगी। अच्छा मित्र, मैं चलता हूँ। और वह बनिए के घर पहुँचा और उस ढोलक को मांगने लगा। बनिया सूरज को देखकर बोला, अरे कौन सी ढोलक, कैसे 5 रुपए? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं हूँ, निकलो यहाँ से। बेचारा सूरज उदास मन से घर की ओर चल पड़ा। फिर शाम को जब राजा कुंवर ने उसे पहरे पर देखा तो वे बोले, यह क्या, इसे अब मेरी नौकरी करने की क्या जरूरत है? लगता है इसे अभी ढोलक का भेद मालूम नहीं हुआ है। जानने की गरज से उन्होंने सूरज से पूछा, अरे सूरज, क्या तुमने हमारी दी हुई ढोलक बजाई नहीं? नहीं महाराज, दरअसल मुझे कल रुपयों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने वह ढोलक बेच दी। क्या बेच दी? कितने में बेची? 5 रुपए में महाराज। यह तुमने क्या किया मूर्ख? उस ढोलक में मैंने तुम्हारे लिए हीरे मोती भर रखे थे। मुझसे भूल हुई महाराज, क्षमा करें। उफ, इसका भाग्य बदलने के चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हो गया है। अगले ही पल महाराज बोले, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर राजा ने उसे एक पत्र दिया और बोले, लो ये पत्र ले जाकर सेनापति जी को दे दो। जो आज्ञा महाराज। सूरज जाते हुए सोचने लगा, सेनापति की लड़की तो
प्रधान की लड़की से भी सुंदर है और आधा राज्य भी शायद महाराज मुझे दे दें। लगता है राजा जी अब बुढ़ापे में तीर्थ स्थलों की यात्रा को जाना चाहते हैं। खैर मुझे क्या। सेनापति के पास पहुंचकर सूरज ने पत्र उन्हें पकड़ा दिया। पत्र पढ़ते ही सेनापति क्रोध में बोला, सैनिकों, इसे पकड़कर कारागार में बंद कर दो। मगर मेरा जुर्म क्या है सेनापति जी, यह तो बताइए। लो पढ़ो ये पत्र, सब कुछ समझ जाओगे। सूरज ने पत्र पढ़ा तो वे आश्चर्यचकित रह गया। उस पत्र में लिखा था, यह व्यक्ति बेहद कामचोर एवं आलसी है, इसे पकड़कर तुरंत कारागार में डाल दो। सैनिकों ने सूरज को पकड़कर कारागार में डाल दिया और अब सूरज अपने आलसीपन की सजा भुगतने लगा। जब पुरुषोत्तम को सूरज को कारागार में डालने की खबर मिली तो वे बहुत ज्यादा दुखी हुआ और पुरुषोत्तम तुरंत ही राजा कुंवर सिंह से मिलने के लिए महल पहुंच गया। महाराज बोले, कहो पुरुषोत्तम, कैसे आना हुआ? मैं आपसे सूरज के बारे में बात करने आया हूँ महाराज। उस कमबख्त का नाम भी मत लो मेरे आगे। उसकी किस्मत बदलने के चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हुआ है। अब मैं जान गया हूँ कि उसकी किस्मत में वे सब नहीं है। राजा ने ढोलक वाली घटना भी पुरुषोत्तम को बताई। महाराज, आप इस समय क्रोध में हैं और क्रोध में तो देवता तक अपना होश खो बैठते हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, भाग्य वाली बात एकदम गलत है। मेहनती व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम, वह अभागा वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। महाराज, मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ कि वह अगर अपना आलसीपन छोड़ दे तो अपना भाग्य बदल सकता है। ठीक है, हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं। अगर इस बीच तुम ये बात सिद्ध न कर सके तो तुम्हें अपने राज्य से हाथ धोने पड़ेंगे। ठीक है महाराज, मुझे ये मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वह क्या? आपको सूरज को कारागार से मुक्त करना होगा और महाराज के आदेश पर सूरज को कारागार से छोड़ दिया गया। पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त सूरज को खूब समझाया कि अब तुम्हें अपना ये आलसीपन छोड़ना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आ सकता है। अब सूरज भी ये जान चुका था कि उसके आलस की वजह से उसने काफी मुसीबतें झेली है और अब वे अपना ये आलस त्याग देगा। फिर दिन गुजरते चले गए। एक दिन सैनिक बोला, महाराज, खबर मिली है कि शत्रु आक्रमण की तैयारी कर रहा है। महाराज बोले, युद्ध की तैयारियों में जुट जाओ और पुरुषोत्तम जी को भी इस खबर से आगाह कर दो। अगले दिन ही युद्ध छिड़ गया और उस युद्ध में एक युवक बहुत ही बहादुरी से लड़ा। उसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। पुरुषोत्तम राजा कुंवर सिंह के महल में पहुंचा और बोला, बधाई हो महाराज, हमारी जीत हुई है। क्या सच? पर यह हुआ कैसे? और वह युवक कौन है जिसके बारे में मैंने सुना है कि वह बहुत ही बहादुरी से लड़ा है? महाराज, मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी है। कल तक जिसे आप मूर्ख, जाहिल, आलसी और अभागा कहते थे, आज उसी के कारण हमारी शानदार जीत हुई है। हाँ, तुमने तो सूरज का भाग्य ही बदल दिया। और उसी समय सूरज दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज बोले, सूरज, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। यह सब आपका ही आशीर्वाद है महाराज। दरअसल मुझे एक नई राह तो आपने ही दिखाई है, अन्यथा पहले तो मैं था ही क्या। फिर राजा कुंवर सिंह ने सूरज को आधे राज्य का उत्तराधिकारी बनाते हुए उसकी शादी सचमुच ही सेनापति के अत्यंत सुंदर बेटी से धूमधाम से करा दी। धन्यवाद।